कल की यादें अब भी जहन में थी, पर दिल में और भी बातें चल रही थीं। ओल्ड हाउस का रिनोवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला था। बस कुछ ही दिनों में क्यू क्यू भी वापस आएगी और मैं अपना घर शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके बाद गुड बाय आइलैंड। ये बात जितनी रियल हो रही थी उतना ही ज्यादा अंदर कुछ अजीब फील हो रहा था। वापस मेरी वही रियल दुनिया, वही रोज का रिपोर्ट देना, नॉर्मल लाइफ में घुल जाना। सब कुछ थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा था। डेडलाइन पास आ रही थी, लेकिन यान कोंगशान कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता। ना उसके एक्सप्रेशन से समझ आता था, ना उसके डेली किसेस से कोई मूड वैल्यू दिख रहा था। क्या वो खुश नहीं था मेरे साथ? क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? बस कल मुझे कंट्रोल चाहिए था। कम से कम ये पता तो लगता ना कि मैं उसके लिए क्या हूँ। मे बी अगर आज मैं उसे किस नहीं करता, देखते हैं क्या होता है। फ्रेशली शॉवर्ड, मेरे बाल अभी भी थोड़े गीले थे। रूम में गया तो यान कोंगशान वहां नहीं था। सेकंड फ्लोर पे ढूंढा, बट कुछ पता ही नहीं। तभी एक इंट्यूशन आया, शायद वो बाहर स्मोक कर रहा होगा। चप्पल पहन के नीचे गया, लेकिन जो देखा उसने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। वो स्मोक नहीं कर रहा था, वो तो क्यू क्यू के पुराने एल्बम्स को देख रहा था। क्रॉस लेग्ड फ्लोर पे बैठा हुआ, चारों तरफ फोटोज बिखरी हुई। मैं पास गया और झुका। कुछ फोटोज में क्यू क्यू प्रोस्थेटिक पहने हुई थी, कहीं सॉस से फेस पूरा मेस था। बट एक चीज क्लियर थी, फोटोज लेते वक्त उन आंखों में सिर्फ प्यार था। उस मोमेंट में मुझे समझ आया, यान कोंगशान मुझसे भी ज्यादा एंग्शियस है। वो हर फोटो को इतने ध्यान से देख रहा था जैसे एक एक पल वो दोबारा जी रहा हो। तभी उसने एक फोटो पे उंगली रखी और लो वॉइस में बोला, क्या तुम्हें लगता है वो कभी वापस नहीं आएगी? फोटो में क्यू क्यू फूलों से खेल रही थी, एक ब्राइट स्माइल के साथ। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, नहीं, क्यू क्यू ऐसे बच्चों में से नहीं है। मुझे मालूम था, चाहे उसका दिल कितना भी स्ट्रांग हो, अभी वो वनरेबल था और मैं उस वनरेबल मोमेंट को और ज्यादा पेनफुल नहीं बनाना चाहता था। मैंने एल्बम बंद किया, साइड में रखा और उसके हाथ में गेम कंट्रोलर थमा दिया। बोला, चलो ना गेम खेलते हैं। यान कोंगशान ने गेम कंट्रोलर को देखा, फिर मुझे, और बस धीरे से बोला, ठीक है। मैंने मारियो खोला, 2 प्लेयर मोड, लेकिन पूरा टाइम उसका मन वहां था ही नहीं। वो मेरे पास था, लेकिन जैसे उसकी साउल कहीं और भटक रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा बोलता रहा, हे लुक ना, मैंने जंप कर दिया। उसने एक बार भी स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। ये मारियो का गेम ना थोड़ा डिफरेंट है। एक प्लेयर प्लम्बर कंट्रोल करता है और दूसरा बस उसकी टोपी बन जाता है। टोपी से फूट सकती है, कभी अटैक, कभी पजेस। यान कोंगशान टोटल पैसिव मोड, बस वही एक बटन दबाए जा रहा था। मैं चुप हो गया। थोड़ी देर तक साइलेंटली गेम खेलता रहा। फिर नए लेवल के मैप चेंज के वक्त मैंने उसकी तरफ देखा और बोल ही बैठा, आशैन, जब स्कूल स्टार्ट होगा ना, हम काफी दिन तक नहीं मिल पाएंगे। इस बार उसने सुना और बस एक हल्की सी की। गेम रीस्टार्ट हो गया, पर मेरे मन में कन्वर्सेशन चल ही रही थी। मुझे पता था मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी निकल गया। मैं बोला, क्या तुम मुझे याद करोगे? मेरे गाल थोड़े गर्म हो गए थे। साइड में मैंने उसकी प्रोफाइल को देखा, क्या वो रिएक्ट करेगा? पर जस्ट मैंने जैसा सोचा था, कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। आईज अब भी स्क्रीन पर, वॉइस में वही थकान और थोड़ी सी कसक। वो बोला, तुम्हें अभी से ऐसे सेपरेशन की आदत डालनी चाहिए। मैं थोड़ी देर ब्लैंक था और इसी चक्कर में मेरा मारियो भी स्क्रीन पर मर गया। हल्का सा जंप लिया, मॉब्स को अवॉइड किया और फिर उसकी बात मैंने रिपीट की। कौन सा सेपरेशन? यान कोंगशान ने स्लोली कहा, तुम डिप्लोमेट बनोगे, आगे और सिटीज जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, ये तो बस शुरुआत ही है। फिर एक पॉज के बाद वो आगे बोला, गॉडेस को तो वापस हेवन जाना ही पड़ता है ना। दुनिया के लोग और चीजें बस उसके लिए बोझ होती हैं। उसके वो लास्ट वर्ड्स अब भी मेरे दिमाग में इको कर रहे थे कि गॉडेस को तो वापस हेवन जाना ही पड़ता है। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्या वो जानता भी है उसने क्या बोला?
क्योंकि उसके टोन में एक ऐसी कोल्ड फाइनलिटी थी जैसे वो अपने आप को मेरी जिंदगी से ऑलरेडी इरेज कर चुका हो। मुझे लगा मैं उसके फ्यूचर का पार्ट हूँ, लेकिन उसके नजरिए में मैं तो बस एक टेम्पररी समर चैप्टर था, एक छोटी सी सीजन जिसे वो जान के शॉर्ट रख रहा था। क्या वो समझता है मैं सिर्फ एक चंचल सा कॉलेज बॉय हूँ जो बस एक समर फ्लिंग के लिए उसके पास आया था, और जैसे ही कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं सब भूल जाऊंगा, उसको, उसके घर को और ये सारी आइलैंड वाली शामों को। क्या वो सच में ऐसा सोचता है? मुझे लगा इंटर्नशिप एक चांस था, लेकिन अब लगता है ये सिर्फ एक जेंटल वे ऑफ सेइंग गुड बाय था, बस एक शुगर कोटेड रिजेक्शन। और मैं बस उसके स्वीट लाइज पे खुश होता रहा। वो भी मेरे डैड की तरह है, वो भी ये मान चुका है कि अगर मैं चला गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा, इसीलिए वो सिर्फ किस तक रुकता है, नेवर मोर। एक बीस्ट जैसा बंदा, पर जब मेरे पास आता है तो वो सडनली टीम हो जाता है। लायर, सब झूठ था। वो मुझे नहीं चाहता, न लव में न फ्यूचर में। स्क्रीन पे मारियो एक के बाद एक बार मरे ही जा रहा था। मॉब से टकरा के 3 लाइव्स खत्म और मैं बस ब्लैंक बैठा था। हैंडल साइड रखा, गेम ओवर हो गया। दिल भी वैसे ही लग रहा था। मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, पहले सो जाता हूँ। बस इतना बोलकर मैं उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, ऊपर जाने के लिए। उसने कुछ कहा भी या नहीं पता नहीं, पर उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। रात को मैं बेड पर लेटा था और मोबाइल हाथ में ले लिया। सिंस फूवई के उस ड्रामे के बाद मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट ही नहीं करता था, लेकिन आज मन भारी था और बिना सोचे मैंने लिख दिया। उसने मुझे कहा था मैं ट्राई करूंगा, और फिर उसने मुझे किस किया। उस मोमेंट पे लगा जैसे सब कुछ सही हो गया हो, जैसे फाइनली हम दोनों एक ही पेज पे हैं। लेकिन बाद में समझ आया वो सिर्फ ट्राई करना चाहता था, रहना नहीं। उसके लिए ये सिर्फ एक फेज था और मेरे लिए सब कुछ था। वो सोचता है मैं एक दिन चला जाऊंगा, इसलिए शायद वो कभी रुका ही नहीं, जैसे एक इंसान जो प्यार से ज्यादा उसे खत्म होने से डरता है। तो मैं क्या करूं अब? पोस्ट कर दिया। अब अगर फूवई देखता भी है ना तो देखे, अगर इस बार वो आया ना तो थप्पड़ तो रेडी ही है। थोड़ी देर बाद कमेंट्स देखे और वो एक्सप्लोड कर गए। नेटिजन ए ने लिखा, फाइनली यू आर बैक ऑनलाइन, वी मिस्ड यू। नेटिजन बी ने लिखा, अरे मैंने तो सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है, टर्न्स आउट यू फेल इन लव। नेटिजन सी ने लिखा, वेट ही, मैंने क्या मिस कर दिया भाई। नेटिजन डी ने लिखा, अरे यार 1 सेकंड को लगा किसी रोमांटिक बोट पे आ गया हूँ। नेटिजन ई ने लिखा, अरे रात का फायदा उठाओ ना। नेटिजन एफ ने लिखा, डियर थोड़े अपने पार्टनर को सिक्योर फील कराओ ना, टेक द इनिशिएटिव, कम्युनिकेट और पेशेंट रहो। जी वाले ने लिखा, अरे क्या बकवास आइडिया दे रहे हो, मियान इज स्टिल अ बेबी। उसी वक्त नीचे से फुटस्टेप की आवाज आई। मैंने तुरंत फोन साइड में रखा और बैक टर्न करके प्रिटेंड किया कि मैं सो रहा हूँ। धीरे से कोई अंदर आया, अलमारी खुली, कपड़े लिए गए और फिर एक शांत साइलेंस। डोर खुला रह गया था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आई नो वो शॉवर ले रहा था। मैं बेड से उठकर धीरे से उस वार्म येलो लाइट वाले ग्लास डोर के सामने खड़ा हो गया। 2 मिनट तक खुद को समझाता रहा, ये सही है या नहीं। अरे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो डर किस बात का। इंटर्नशिप खत्म हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हिम्मत जोड़ के मैंने शॉवर का डोर स्लोली ओपन किया। यान कॉन्ग शैन की बैक मेरी तरफ थी। उसने मेरी प्रेजेंस नोटिस ही नहीं की। पानी और स्टीम ने सब आवाज जो दबा दी थी। शॉवर ग्लास पे पानी के ड्रॉपलेट्स थे, एक नेचुरल ब्लर। मैं कपड़ों के एज को टाइटली पकड़ के खड़ा था। ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से फुल मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा था। ये क्या स्कीमिंग होगी? नहीं यार, बस एक यंग बंदा अपना दिल एक्सप्रेस कर रहा है। और तभी मैंने सांस अंदर खींची और उसके पास चला गया। सडनली मैंने डोर ओपन किया और मैं अंदर स्क्वीज कर गया। यान कॉन्ग शैन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, हैरान रह गया। यूमियान, उसने सरप्राइज में कहा।
फेस से पानी वाइप करते हुए। मैं आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं पाया। नेक के पास वो लाइट से चिल वाला पानी गिर रहा था। मैं बस अपना मुंह साइड घुमाकर खड़ा था। यूमियान, तुम अंदर क्यों? उसे बोलने का टाइम ही नहीं मिला। मैं आगे बढ़ा और उसे टाइटली हग कर लिया, एक थोड़ा ज्यादा टाइट वाला हग। उसका बैलेंस ही हिल गया। उसकी पीठ सीधे टाइल्स पर जा लगी। मुझे उसे ये बताना था कि मैं बच्चा नहीं हूँ, कि ये सिर्फ एक सीजनल फ्लिंग नहीं है। मेरा प्यार किसी एडल्ट से कम नहीं है। मैं चुप था, कुछ नहीं बोला। बस पानी की आवाजों के बीच वो साइलेंस बोल रहा था। और फिर मैंने उसके शोल्डर से स्टार्ट करके सॉफ्ट किसेस नेक तक दिए, जैसे वो पहले करता था। अब मेरी बारी थी। वो थोड़ा सा हैवी ब्रीथ करने लगा। यूमियान, तुम बाहर जाओ, तुम पूरे भीग गए हो। उसके वर्ड्स बेयरली निकले ही थे कि मैंने उसके नेक को सॉफ्टली किस कर लिया और उसने एक हल्की सी ग्रॉन निकाली। उसके हाथ मेरी वेस्ट पे टाइटन हो गए, बट ना पुश कर रहा था न स्टॉप। पानी से कपड़े सब भीग चुके थे, पर इस वक्त किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैं थोड़ा टिपटो पे उठा, अपने हाथ उसके कंधों पे रखे और उसके लिप्स पर लीन करके सॉफ्टली किस किया। वो किस जो बोल रहा था कि मैं भी चाहता हूँ, बस डरता हूँ। और उसके हाथ मेरे वेस्ट पे टाइट होते जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। सुबह जब उठा, ग्यानकोंग शान का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। ना उसने मुझे इग्नोर किया न डांटा, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। और ऑनेस्टली उसे इतना चिल देख के मेरे अंदर थोड़ी सी होप की स्पार्क जाग गई। पर नेक्स्ट डे से मैं बस उसके आसपास घूमता रहा। वक्त छुप छुप के निकल रहा था और मैं बस एक मौका ढूंढ रहा था कि कैसे उसके साथ अकेले टाइम मिले। शाम के लगभग 4 बजे थे। स्टोर में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, ग्यानकोंग शान और जाओ टियान। जाओ टियान काउंटर पे था, किसी पुरानी किताब में घुसे हुए, बिल्कुल लॉस्ट मोड में। तभी ग्यानकोंग शान उठकर ब्रेक रूम की तरफ चला गया और बिना किसी प्लान के मैं उसके पीछे पीछे निकल गया। देखा वो सीधा बाथरूम में चला गया और जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं एकदम से लॉक जैसा स्लाइड करके अंदर ही घुस गया और मैंने ही पीछे से लॉक भी लगा दिया। उसका एक्सप्रेशन था, ये क्या हो रहा है? मैं सीधा उसके पास गया, उसके वेस्ट को हग किया और बिना किसी ड्रामा के बस इतना बोला, मुझे बस तुम्हें एक हग करना था। उसकी बॉडी का वार्म सेंट, वॉशिंग पाउडर और थोड़ी सी सिगरेट की स्मेल, इट फेल्ट लाइक होम। उसके फेस पर एक छोटी सॉफ्ट सी हंसी आई। बोला, तो एटलीस्ट मुझे बाथरूम तो यूज करने देते ना बच्चे। मैं थोड़ा पीछे हटा, शोल्डर स्टिफ हुए, लेकिन फेस कॉन्फिडेंट। और मैं प्राउडली बोला, करो ना, सीट तो मैंने छोड़ दी है, तो यूज करो ना। आशा ने आईब्रोज रेज किए लेकिन मूव नहीं किया। फिर काम टोन में बोला, मैं ऐसी कोई हैबिट नहीं रखता। मैं उसके सामने एक स्टर्बन स्टैंड में था, जैसे कि मैं भी जिद्दी हूँ और तुम भी हो, देखते हैं पहले कौन हारता है। पर सच कहूँ तो मुझे पता था कि वो ज्यादा टाइम तक मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं बस इसी बात से डर रहा था कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए और मेरे पॉइंट्स कट ना हो जाए इमोशनल स्कोर कार्ड पे। थोड़ा वे किया, राइट लेफ्ट सोचा और फिर फाइनली डिसाइड किया, चलो थोड़ा झुक जाते हैं। वैसे भी क्या बड़ी बात है, ऑलरेडी सब कुछ तो देख ही चुका हूँ। मैंने हल्की सी आवाज में मरमर किया और तुरंत टर्न लेके बाहर निकल आया, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी नॉटी मूव भी कर गया। उसके शर्ट के हेम को खींच के उसके एब्स को झटके से छू लिया और सीधा भाग गया। पहले तो वो थोड़ा हैरान खड़ा था, शायद उसने मेरा ये मूव एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। शाम को जब क्यू वापस आने वाली थी तो ग्यानकोंग शान ने शॉप क्लोज करते ही उसके फेवरेट डिशेस के इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए और घर आते ही सीधा किचन में घुस गया, फुल शेफ मोड ऑन, जैसे एक ग्रैंड डिनर प्लान्ड हो। मैं भी बोर हो रहा था तो निकल के साइड वाले घर के कंस्ट्रक्शन साइट पे गया। काफी प्रोग्रेस हो चुकी थी, बस फाइनल 2 दिन में सारा काम फिनिश होने ही वाला था। वैसे मुझे ओल्ड जैंग ने जो बोला उसका 100% तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, एक चक्कर मार के मैं वापस आ गया। घर की वायरिंग अब ठीक हो चुकी थी, मतलब अब नो ब्लैकआउट्स, मतलब नो बॉदरिंग टू आशन। अरे पर इसका मतलब ये भी तो होता है ना
कि अब मेरे पास यानकोंग शान के घर पर रहने का कोई रीजन नहीं था। जैसे ही कोर्टयार्ड के गेट पे पहुंचा, एक ब्लैक बिजनेस कार साइड में पार्क दिखी। ड्राइवर सीट से डिंग बाइजू निकला। को पायलट साइड से आंजू भी नीचे उतर गई और साथ ही क्यू क्यू। मैं डोर से ही जोर से चिल्लाया, क्यू क्यू। उसने आवाज सुनी और तुरंत खुश होके भागी मेरे तरफ। उसने एक प्यारी सी ड्रेस पहनी थी। उसके दोनों गालों पे क्यूट सी डिम्पल्स, पूरी सनशाइन लग रही थी। मियान मियान, मैं आ गई, तुमने मुझे याद किया? उसने स्वीटली पूछा। मैंने उससे उठाकर घुमा दिया, बोला बस थोड़ा सा, आशा ने ज्यादा मिस किया तुम्हें। डिंग बाइजू थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था मुझे देखकर, शायद उस दिन के इंसिडेंट के गिल्ट से। उसने मुझे सिर्फ एक हल्का सा नोट दिया और आंखों में क्लियरली सॉरी लिखा था। तुम कार में ही रुको, मैं क्यू क्यू को अंदर छोड़ के आती हूँ, आंजू ने कहा और मेरे साथ अंदर चल पड़ी। गेट तक जाने के बाद वो रुक गई। मुझसे बोली, तुम अंदर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, आशा अभी भी मुझसे नाराज होगा। मैंने सोचा शायद मुझे कुछ कहना चाहिए आशा के डिफेंस में, तो मैंने सॉफ्टली बोला, नहीं नहीं आंटी, वो आपसे नाराज नहीं है। आंजू का एक्सप्रेशन थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मेरे वर्ड सुनकर उनकी आंखों में एक सॉफ्ट सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, तुम सोच रहे होगे ना कि मैंने डिंग बाइजू की हेल्प क्यों की? उसने अपने स्टेप्स वापस खींच लिए, जैसे अब थोड़ी देर और रुकने को वो रेडी हो। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। आंजू जो यानकोंग शान की भी आंट थी और यान जिंग्यू यानी क्यू क्यू की मॉम की भी, तो डिंग बाइजू जैसे आदमी के लिए इतने एफर्ट्स क्यों डाल रही थी? मतलब ठीक है, वो उसे शायद हेट नहीं करती होंगी, फेयर इनफ, लेकिन बिना जिम्मेदारी निभाए हुए आदमी के लिए बोलना थोड़ा अजीब लगा मुझे। इतने में वो बोली, एक टाइम पे उसने जिंग्यू को छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली, पूरी जिंदगी में एक दिन भी अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। मेरे दोनों नेफ्यू और नीस, एक ने उसके लिए बेटी पैदा की, दूसरे ने उसकी बेटी को पाला। आंजू की आवाज में वो सॉफ्टनेस अब थोड़ी कोल्ड हो गई थी, जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो। और फिर उन्होंने उस ब्लैक बिजनेस कार की तरफ देखते हुए कहा, सोचा अगर आशा मुझसे नाराज भी हो जाए तो भी मैं उस डिंग बाइजू को सच जरूर बताऊंगी। अगर उसे पूरी जिंदगी नहीं पता होता कि उसकी कोई बेटी भी है, तो ये उसके लिए बहुत आसान पनिशमेंट नहीं होती। तब मुझे समझ आया, वो डिंग बाइजू की हेल्प नहीं कर रही थी, वो सिर्फ सच को उसके मुंह पर रखना चाहती थी, सो दैट उसे सच का वेट पता चले। शायद गिल्ट, थोड़ा दर्द, थोड़ी जिम्मेदारी महसूस करे। सच कहूँ, मुझे अब भी उनका तरीका समझ नहीं आया, पर उनके मूड के कलर्स जो पूरे रेड शेड लिए हुए थे, सब कुछ बोल गए। वो डिंग बाइजू की मदद नहीं कर रही थी, वो बस सच्चाई बताकर सबको अपनी जगह पे ला रही थी। क्या वो फिर से यहाँ आएगा? मैंने क्वाइटली पूछा कार की तरफ देखते हुए। आंजू ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, अगले कुछ सालों तक तो नहीं। उसकी वाइफ शक करेगी अगर वो बार बार आएगा। मेरे अंदर एक छोटी सी रिलीफ की फीलिंग थी। एटलीस्ट यानकोंग शान को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना ये डर कि क्योंकि उसके पापा के साथ भाग जाएगी। मैं चलती हूँ, तुम लोग अंदर जाओ, आंजू बोल के निकल गई, एक हाथ से क्यू और मुझे वेव करती हुई। मुझे समझ नहीं आया, एक बार मिला हूँ मैं उनसे, फिर भी आज इतनी पर्सनल बातें मुझसे क्यों की? शायद मेरी फेस वैल्यू ट्रस्टवर्दी लगी होगी। जैसे ही हम दोनों वापस घर के अंदर आए, यानकोंग शान ने जैसे दुनिया ही जीत ली हो। उसने क्यू को लैप में उठाया, फुल एक्साइटेड वॉइस में पूछा, कैसी थी तुम्हारी ट्रिप? प्रिटी गुड, क्यू ने उसके गाल आर्म्स में डालते हुए खुशी से बोला, लेकिन वहाँ मुझे घर जैसा फील नहीं आया। मुझे अब भी लगता है आशान ही मेरे पापा हैं। उस मोमेंट में मैंने यानकोंग शान के फेस पे वो असली वाली खुशी देखी। 2 दिन से उसके चेहरे पे जो टेंशन थी वो सब वैनिश हो गया। जब उसने पहले कहा था ना, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, अब लग रहा था वो सिर्फ एक फेस था, ये स्माइल ही असली आशान था। फिर किचन में वापस चला गया वो, क्योंकि डिनर तो हाफ कुक ही था ना। तब तक क्यू ने मुझे टीवी के सामने बुलाया, बोली, चलो चलो मियान मियान, रेसिंग गेम खेलेंगे। उसके हाथ 2 दिन से कंसोल के बिना कांप रहे थे। मैं बैठ गया उसके साथ, लेकिन एक चीज मिसिंग थी। अरे क्यू तुम्हारे वो नए टॉयज कहाँ गए जो डिंग बाइजू ने उस दिन लेके दिए थे?
मुझे याद था उस दिन उसने इतने सारे टॉयज दिए थे और आज एक भी नहीं दिख रहा था। क्यों ने कैजुअली बोला, वो तो मैंने आन के घर ही छोड़ दिए। ऐसे बोली जैसे कुछ खास बात हो ही नहीं। उसके फेस पर ना तो रिग्रेट था ना कोई क्लिंगीनेस। मैं जब भी आन के यहाँ जाऊंगी तब मैं उनसे वहीं खेल लूंगी। मैं उसके पास सोफे पे बैठ गया था, क्रॉस लेग्ड। बोला, तो क्या अब तुम उन्हें अपने फादर की तरह देखती हो? वो अंकल के लिए जिसे फादर कहना चाहिए। नहीं, क्यों की टोन में एक छोटी सी नफरत थी। मैंने उन्हें क्लियरली कह दिया कि मैं खुश हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जाना। अच्छा, तो फिर वो क्या बोले? और उन्होंने भी वही पुरानी बातें बोली कि अलग रहना ही बेटर है, कि वो मेरे स्पेस को रिस्पेक्ट करेगा। बट आई नो ना, वो मुझे नहीं अपनी बीवी से डरता है। उसकी ऑनेस्टी मुझे थोड़ा हंसा गई। मैं सोच रहा था कि कहीं क्यों उनके दिए टॉयज के लिए फॉल कर जाएगी। बट नाउ आई गेट इट कि इस बच्ची के अंदर भी एक अलग ही शार्पनेस है। सिंथेसिया तो नहीं है, लेकिन उसकी हार्ट रीडिंग पावर भी कम नहीं है। वो बोली, मैंने उससे पूछा था कि इतने साल तक क्यों नहीं आए। पता क्या बोला? वो बोले, मुझे तुम्हारे बारे में कभी पता ही नहीं था। मैंने चीख कर बोलना चाहा, झूठ। क्यों ने भी बोला। तो मैंने पूछा कि फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? वो चुप हो गया क्योंकि उसने किसी और से शादी की थी। मैंने सॉफ्टली कहा। क्यों ने भी कंफर्म करते हुए कहा, हाँ मुझे पता था, सिर्फ उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। फिर क्यों बोली, वो बहुत सैड लग रहे थे जब बोले कि वो हर महीने पैसे भेजेंगे, इवन दो वो मुझे बड़ा होते हुए नहीं देख पाएंगे। मुझे पता था कि वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा, ठीक है, आंट के अकाउंट में पैसे भेज देना, और वो कभी ना कभी उससे पॉकेट मनी या रेड एनवेलप बना के आशान को दे देंगी। मैं उसके फेस की तरफ देखता रहा। तभी गेम में कार एक शार्प टर्न पे लेफ्ट में घूमी, तो वो भी हल्का सा मेरे साइड लीन हो गई। मैंने उससे पूछा, तुमने ये सब प्लान पहले से किया था? थोड़ा सा, आंटी का भी आइडिया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग लेवल की जीनियस थी, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन। नाइदर उसने डिंग बाइजू को रिजेक्ट किया न एक्सेप्ट किया, बस उसके फादरली ईगो को भी हैंडल कर लिया और आशान को भी बेनिफिट मिल गया। ये लड़की किसी दिन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगी या फिर फाइनेंशियल चोर। उसी मोमेंट क्योंकि ने एक गेम राउंड जीता और खुशी से खड़ी हो गई। ये उसके जीतने का स्टाइल अलग ही था, स्टैंडिंग अप एंड विगलिंग हर बट लाइक अ मिनी विक्ट्री डांस। मेरे अंदर का वरी भी उसके विगल के साथ में डिसॉल्व हो गया। फिर से हारे तुम, बहुत वीक हो, उसने टीज करते हुए मुझसे कहा। चलो एक और राउंड। डिनर के बाद हम दोनों ने रेसिंग गेम्स खेली और जब मैं फाइनली उठा सोने के लिए, मुझे लगा मैं वाइंडिंग रेस ट्रैक पर ही चल रहा हूँ। इतना डिजी हो गया था क्योंकि ऑलरेडी बेड में थी, एक छोटी सी पिंक क्विल्ट के अंदर। गुड नाइट। उसकी आवाज स्लीपी थी और वर्ड्स खत्म होने से पहले ही वो सो भी गई थी। मैं और यांग कोंग शैन क्वाइटली बाहर आए। फुटस्टेप्स सॉफ्ट थे, जैसे किसी ड्रीम को डिस्टर्ब ना करें। उसी वक्त वो बोला, यू वर राइट। मैं रुक गया। उसकी आंखों में एक जेंटल शाइन था जब उसने मुझे देखते हुए बोला, जो हॉस्पिटल में तुमने सजेशन दिया था ना कि क्यों को समझने का, वो सही था। मुझे उस पर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए था। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, बोला, मुझ पे भी थोड़ा ट्रस्ट बढ़ा सकते हो। मैंने उसके चीक को सॉफ्टली टच किया, फिर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस दिया। बोला, शॉवर टुगेदर करना है? उसका एडम्स एप्पल विजिबली गल्प हुआ। लफ्ज बोलने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं निकला। उसकी आंखों में ना था न हाँ, बस एक क्वाइट सरेंडर था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की तरफ स्टेप बाय स्टेप ले गया। मुझे पता है कहने से कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ 18 का हूँ और अगर बोलूं कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो कोई भी मैच्योर इंसान उस पर विश्वास नहीं करेगा। बट इट्स ओके, मैं बोल के नहीं, प्रूव करके दिखाऊंगा। 1 साल में नहीं समझा तो 2 साल, 2 में नहीं तो 3। एक दिन आएगा जब वो भी यकीन करेगा। चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं, मैं हमेशा उसी के पास वापस लौट के आऊंगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। क्यों और मैं किटन से मिलने आए थे।
क्यों किटन्स के साथ खेल रही थी। गुड किटीज, पूरा दूध खत्म करो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। फिर वो मुझसे बोली, मियान, अगर दुबई और अरबई अडॉप्ट हो गई तो क्या मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगी? मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो चली गई तो। मैं उसकी परेशानी समझता था, तो मैंने उसे एक आइडिया बताया। कैसा होगा अगर हम उन्हें आशान के बुक स्टोर में ही रेस करें तो? वो तो खुशी हो गई, बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर मैं तो कभी भी उनसे मिल सकती थी ना। मैंने बोला, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या आशान अलाउ करेगा? पर वो विंग करते हुए मुझसे बोली, डोंट वरी, मैं बात करूंगी उससे, मैं लीडर रहूंगी और तुम मेरा बैकअप। चलो उसे मनाते हैं। तो मैंने उससे बोला, चलो फिर उसे बिल्ली के बारे में बात करते हैं। और वो भी बिना किसी डिले के उसने हाँ बोल दिया। फिर सीधा यानकोंग शान से परमिशन लेने चले गए। जैसे मैं हूँ डिफेंडर और वो हो गई मेरी फॉरवर्ड प्लेयर। वार डिक्लेयर हो गया था, लेकिन शॉकिंगली यानकोंग शान ने इजीली सरेंडर कर दिया। बड़ा सिंपली बोला, ठीक है, स्टोर में वैसे भी काफी चूहे हो गए हैं, 2 कैट्स रखना अच्छा आइडिया है। मैं भी शौक में ही था। तब तक यान वांग्क्यू तो खुशी से चीयर ही करने लगी। तो फाइनल डिसीजन ये था कि किटन्स को वीन होने के बाद शॉप में फुल टाइम माउस हंटिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सर्किट का ट्रांसफॉर्मेशन भी टाइम पे कंप्लीट हो गया। ओल्ड जैंग ने मुझे ले जाके सब चेक करवाया। बोला, अब कोई भी हाई पावर अप्लायंस चला लो, कोई इशू नहीं होगा। फिर उन्होंने रिमोट उठाया, क्लिक, और लिविंग रूम का वर्टिकल एसी ऑन हो गया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम एक टाइम पर दोनों फ्लोर के एसी भी चला सकते हो। कूल ब्रीज मेरे गालों पे लगा तो मैं तो खुशी हो गया। फिर मैंने थोड़ा कंफ्यूज होके पूछा, अरे ये एसी किसने लगवाया? मिस्टर यू ने, मतलब उसके डैड ने। मैं बस सर हिला के रह गया। सोचा, वैसे दिस टाइम डैड ने काफी अच्छा काम किया है। फिर ओल्ड जैंग ने मुझे एक एक्सेप्टेंस फॉर्म दिया साइन करने के लिए। मैंने सब पढ़कर, मतलब समझ तो कुछ नहीं आया, पर पढ़ लिया और साइन भी कर दिया। एक्सेप्टेंस फॉर्म साइन करने के बाद ओल्ड जैंग और टीम चली गई। और हाँ, लॉजिकली मुझे इस रात अच्छी नींद आनी चाहिए थी। नया एसी, फ्रेश रूम, सब कुछ रेडी था, लेकिन दिल के किसी कोने में छुपी सेल्फिश डिजायर जीत गई और मैंने फिर से यानकोंग शान के घर रात को जाने का प्लान पक्का किया। बाथरूम में थोड़ा बॉन्डिंग टाइम और फिर दोनों एक ही बेड पे हैक करके सो गए। अगले दिन मैंने लीव ले लिया था तो शॉप नहीं गया। दादाजी का रिटर्न था आज। उनका फ्लाइट अराउंड नून को लैंड होना था। एयरपोर्ट पिकअप के लिए वही पुराने अंकल जैंग के बेटे गए थे, बट उनकी फ्लाइट डिले हो गई और जब तक वो ग्रीन प्लम आइलैंड पहुंचे तब तक तो रात ही हो गई थी। हाँ, अगर मुझे पहले पता होता तो लीव लेने की जरूरत ही क्या थी। मैं अपने कल के ख्यालों में बिजी था। आशान के बारे में सोचना मेरे पेट में गुदगुदी ही कर देता था। तभी हाउस के सामने दादाजी सबको गुड बाय बोल रहे थे और उन्होंने मुझे आवाज लगाई, मियान। दादाजी एक सेकंड के लिए अपने घर के सामने रुक गए, अपना सूटकेस पकड़े हुए। ऊपर देखा, साय किया और बोला, अभी भी इतना टूटा फूटा ही लगता है। मुझे लगा, अरे ये तो सिर्फ अंदर की वायरिंग का काम हुआ है, आउटर पेंटिंग तो अभी भी पेंडिंग है ना। तो मैंने बोला, अगर आपको लगता है कि घर खराब लग रहा है तो मैं पापा को बोल के पेंटिंग भी करवा दूंगा ना। फिर जब मैं उनका सूटकेस उठाने लगा तो लिफ्ट ही नहीं कर पाया। हाँ, दूसरी बार मेंटली रेडी होके मैंने एक डीप ब्रीथ लिया, मसल्स टाइट किए और फिर एक ही पुश में सूटकेस उठाकर घर के अंदर ही ले आया। मुझे लगा था शायद मेरा इल्यूजन हो, लेकिन सच में ये सूटकेस तो हद से ज्यादा हैवी था। मैंने पूछा, दादाजी क्या भरा है इसमें, इतना भारी क्यों है ये? दादाजी की नजर सीधा एयर कंडीशनर पे गई। आंखों में थोड़ा स्पार्कल आया। बोले, अच्छा है, अभी भी थोड़ी तो इंसानियत बची है उसमें। फिर वो बॉक्स की तरफ देखकर बड़े एक्साइटेड होकर बोले, अरे वो कुछ सोवेनियर्स लाया हूँ, सारे यूजफुल चीजें हैं, देख खोल तो सही। और फिर बॉक्स से निकला एक वुडन ABC डॉल, एक एग शेप मेटल टूथपिक का बॉक्स और एक टूथपिक बॉक्स जिसमें टिश्यू बॉक्स जैसा दिखता था और एक फ्लफी फरी लेग पाई टोपी। बस वही टोपी देख के मैं थोड़ा डाउट में आ गया। मैंने सोचा, ग्रीन प्लम आइलैंड का वेदर तो, और ये टोपी
सीरियसली, गर्मी में तो फ्यूज ही उड़ जाएगा। मतलब एक्चुअली वो ठंड में पहनने वाली टोपी थी, लेकिन दादाजी ने तो प्राउडली अपने सर पे ही पहन ली और पूछा, बग स्किन से बनी है, अच्छी लग रही है ना। वो मोमेंट देख के मेरा सवाल बस गले में ही अटक गया। क्या फर्क पड़ता है, बस खुश रहना चाहिए। दादाजी थोड़ा टायर्ड लग रहे थे फ्लाइट के बाद। थोड़ा खाना खाया, फिर बोले, मैं रूम में जाके सो जाता हूँ। फिर मैंने उन्हें एसी ऑन करना सिखा दिया। टाइम देखा, 5 बजने वाले थे। यानकोंग शैन और क्यूक्यू भी शायद आ ही गए होंगे। मैं भाग के बाहर गया और पड़ोस के यार्ड में देखा। हाँ, वो लोग अभी जस्ट ही आए थे। यानकोंग शैन ने क्यूक्यू को गोद में उठाया हुआ था और मुझे देखते ही हल्का सा स्माइल किया। दादाजी आ गए क्या? उसने पूछा। आ गए, लेकिन फ्लाइट से थोड़ा थक गए हैं तो अभी सो रहे हैं। क्यूक्यू के चेहरे पर एक्साइटमेंट क्लियरली विजिबल थी। बोली, मैं उन्हें मिलने जाऊंगी जब वो उठ जाएंगे। मुझे उनका बना हुआ अंडा चाय, मतलब टी एग बहुत याद आ रहा है। मैं मुस्कुराया। उसका सर थोड़ा प्यार से थपथपाते हुए बोला, ठीक है, उठते ही बुला लूंगा तुम्हें। फिर हम सब घर के अंदर चले गए। यानकोंग शैन ने कैजुअली पूछा, खाना खाया? 2 ही बाइट खाए थे, पर अगर रुका लिया तो डिनर के लिए तो और खा सकता हूँ। वैसे भी मैं तो अभी भी ग्रो कर रहा हूँ ना, तो फिर ज्यादा बना लेता हूँ। और वो किचन में चला गया। शायद उसे लगा 2 ही लोग खा रहे हैं, तो आज का डिनर बेसिक था। 3 डिशेस और 1 सूप। पिछली रात के कंपैरिजन में 1 मीट डिश कम थी। तभी क्यूक्यू के चेहरे पर रियलाइजेशन आई। आज तुम अपने घर वापस जा रहे हो ना? उसके ऊपर एक इमेजिनरी ब्लू स्क्रीन फ्लैश हुआ, जैसे गेम कैरेक्टर का मूड मीटर डाउन हो गया हो। वो क्लियरली मुझे मिस करने लगी थी। मैं तो नेक्स्ट डोर ही हूँ ना, तुम बस मुझे बुला लेना। मैंने चॉपस्टिक से सब्जी उसके बाउल में रखी और एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखा। क्यूक्यू अभी भी थोड़ी लो थी, लेकिन समझदार भी थी। बिना किसी टेंट्रम के बस चुपचाप सब्जी खाने लगी। मुझे उसका मूड ठीक करना था, तो मैं उसकी हर बात मान गया। सुनते सुनते उसने पूछा, मियान मियान, तुम कॉलेज जा रहे हो ना? तुम वहाँ से कब वापस आओगे? मैं तुम्हें फिर से कब देख पाऊंगी? मैंने हाँ में सर हिलाया। बोला, ऑफ कोर्स, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा। फिर उसने कहा, तो मैं तुम्हें लेटर लिख सकती हूँ। मैं आशान को बोलूंगी गोस्ट राइटर बनने के लिए। मैं सोच रहा था, अरे यार, मैसेज भेजना इजी है, लेटर लिखने की क्या पॉइंट है? लेकिन फिर याद आया, जब मैं छोटा था ना, और टीचर ने हमें लेटर लिखना सिखाया था, और हम सब फ्रेंड्स एक दूसरे को हर दिन चिट्ठी भेजते थे, जैसे कोई सीक्रेट मैसेज हो। हर बार वो स्टैम्प चिपकाना, लेटर पोस्ट करना और फिर वेट करना उसके रिप्लाई का। उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। टेक्स्ट मैसेजेस कभी तो वो मैजिक नहीं ला सकते। तो मैंने हाँ कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो आशान से लिखवा लेना, मैं जरूर पढ़ूंगा। उस वक्त लगा ये आइडिया सच में अच्छा है। उस रात पता नहीं क्या हुआ, मैं अकेला था और नींद ही नहीं आ रही थी। शायद यानकोंग शैन के साथ सोने की आदत पड़ गई है। अब अकेला बिस्तर थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खाट पे कांटे उगाए हों। मैं बार बार करवट बदलता रहा। रात लंबी थी और नींद बिल्कुल दूर। मैंने फोन उठाया और देखा, पिछले 2 घंटे से मैं बस करवट ही बदल रहा था। टाइम हो चुका था रात के 12 बजे। बिना किसी उम्मीद के मैंने यानकोंग शैन को एक मैसेज भेज दिया, सोए हो? मुझे लगा इस वक्त तो रिप्लाई नहीं आएगा, बस फोन बंद करके कोई मूवी देख लेता हूँ नींद बुलाने के लिए। तभी टिंग, एक नई नोटिफिकेशन स्क्रीन पे चमकी। आ जाओ। मेरी आंखों की नींद वहीं की वहीं उड़ गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और पूरे जोश में आ गया। चुपके से नीचे उतर गया कि कहीं दादाजी न जाग जाए। दरवाजा भी ना क्वाइटली खोला और क्वाइटली ही बंद किया और भाग के नेक्स्ट डोर गया। यानकोंग शैन वहाँ पहले से ही खड़ा था, दरवाजा पकड़े हुए। उसके चेहरे पे भी नींद का नामो निशान नहीं था। सोए नहीं थे तुम? मैं सीधे उसके गले लग गया, हाथ उसकी कमर के अराउंड बांध लिए। सिर्फ उसने हल्की सी की और जैसे ही वो किस करने को झुका, मैंने अपना फेस टर्न कर लिया। वो कंफ्यूज हो गया, आंखें थोड़ी सी नैरो की और सीधा खड़ा हो गया। मैंने धीरे से बोला, तुम मुझे किस करोगे
तो मैं बिल्कुल सो नहीं पाऊंगा। ट्रुथ तो ये था कि मैं बस पूरे 24 घंटे रुकना चाहता था, देखना चाहता था कि उसके सर के ऊपर का कलर बदला या नहीं। शायद उसने समझ लिया और बिना कुछ बोले सिर्फ मेरी गर्दन के पीछे हाथ रखा और एक और किस दे दिया। मैं अब क्या, ओके फाइन, एक दिन के लिए। अब तो किस हो ही गया था, तो फिर कोई डर ही नहीं। हम पोर्च में ही लंबे वक्त तक एक दूसरे में ही उलझे रहे। जब फाइनली किस खत्म हुआ तो मैं उसके चेस्ट से लग के बस सांस नॉर्मल कर रहा था। लगा आज का किस थोड़ा ज्यादा ही पसेसिव और इंटेंस था। क्या हुआ, फिर से कोई पॉइंट काटा मैंने उसकी आंखों में देख के पूछा। यान कॉन्ग शैन ने मुझे पकड़ा और फॉरहेड पे एक और किस दिया। फिर बोला, तुमने आज मुझे कंफर्ट नहीं किया। मैं कंफ्यूज हो गया। क्या कंफर्ट नहीं किया? तुम पूरी रात क्यू को कंफर्ट करते रहे क्योंकि तुम मूव आउट कर रहे थे, लेकिन मैं भी तो उदास था। मुझे क्यों नहीं कंफर्ट किया? मुझे लगा ये बंदा मुझ पे इग्नोर का केस कर रहा है, तो मैंने अपने डिफेंस में बोला, क्यू तो छोटी है ना। और फिर ये कह के मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उसने तुरंत मुद्दा ही पकड़ लिया। बोला, तो तुम कह रहे हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मैं, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था मेरा मतलब। मुझे लगने लगा जैसे मैं दाऊई की आत्मा बन गया हूँ। पहली बार लगा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड बनना एक टेस्ट सीरीज है। तो मैं बोला, मैं तो सोच रहा था तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे स्टेयर किया फुल एक्सप्रेशनलेस मोड में। मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद जब मैं कुछ बोलने ही वाला था उसने फिर से मुझे किस कर लिया। पागल हो तुम, उसने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। मैं इतना पेटी नहीं हूँ। मैं अंदर से सोच रहा था, पेटी तो नहीं हो लेकिन तुम ईविल जरूर हो। मेरा मजाक उड़ा रहा है बंदा और उसी में इसे खुशी भी मिलती है। उसने मेरा साइड फेस रब किया और एक लो सेडक्टिव टोन में बोला, सुबह जाना, अभी अंदर चलो। और मुझे अंदर खींचने लगा। मैं थोड़ा होश में था। दरवाजे का फ्रेम को पकड़ा और बोला, नहीं, दादाजी जल्दी उठते हैं। मैं वापस नहीं गया ना तो पकड़ा जाऊंगा। उसने कुछ कहने से पहले ही मैं उसके हाथ से खुद को छुड़ा के दूरी बनाता गया और बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से सो जाना। और बिना पीछे देखे सीधा चल दिया। गेट के पास जाके बस एक बार पीछे देखा। यान कॉन्ग शैन डोर फ्रेम से टेक लगाए खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक हल्का सा गुस्सा था और थोड़ी सैडनेस भी। मेरा दिल हल्का सा पिघला, लेकिन मैंने सिर्फ हाथ हिलाया और फर्मली वापस अपने घर आ गया। सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद। अभी स्कूल के एडमिशन में कुछ दिन बचे थे, तो मैंने बुक स्टोर जाना बंद कर दिया और बस घर पे ही चिल मार के स्कूल के लिए पैकिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन दादाजी फुल ऑन ओवर प्रोटेक्टिव मोड में थे। उन्होंने सब कुछ सुटकेस में डालना स्टार्ट कर दिया, सोप, शैम्पू, शॉवर जेल। मैं थोड़ा हेल्पलेस हो गया। बोला, दादाजी वो कोई जंगल थोड़ी ना है, स्कूल के पास सब कुछ मिलता है। और फिर मैंने एक एक करके वो सब आइटम्स निकालना शुरू कर दिया। लेकिन दादाजी ने फिर एक सनस्क्रीन की बोतल उठाई और जबरदस्ती सूटकेस में घुसा दी। बोले, मिलिट्री ट्रेनिंग आधा महीना चलेगा, अगर सनस्क्रीन नहीं लगाए ना तो स्किन ही जल जाएगी। मैं यूजुअली सनस्क्रीन नहीं लगाता, लेकिन धूप भी तो लिटरल फायर जैसी पड़ रही थी ना आजकल। सनबर्न का सीन नहीं लेना चाहता था, तो ठीक है, सनस्क्रीन भी पैक कर लिया। शाम को डिनर के बाद यान वांग्क्यू भागती हुई आई और पूछा, आप दोनों हमारे साथ सुपरमार्केट चल रहे हो ना? सुपरमार्केट मतलब ग्रीन प्लम आइलैंड का इकलौता हाइपर मार्केट जो नानपू स्ट्रीट के रोड पे था, वहीं जहां मूवी थिएटर, केटीवी, बच्चों का प्ले जोन और रेस्टोरेंट सब कुछ एक ही जगह मिलता है। दादाजी तो तुरंत रेडी हो गए। चलो चलो, मियान के लिए कुछ रह ना जाए। वॉलेट उठाया, कीज ली और बस निकल पड़े। यान कॉन्ग शैन की कार कोर्टयार्ड के बाहर ऑलरेडी खड़ी थी। दादाजी और वांग्क्यू पीछे बैठे और मैं नेचुरली फ्रंट सीट में। जब मैं कार में बैठा तो एक मोमेंट के लिए मेरी और यान कॉन्ग शैन की आंखें मिली। बस एक छोटी सी स्माइल की और वो हल्का सा पोलाइट टोन में बोला, थैंक्स, जैसे कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा हो। पीछे दादाजी और वांग्क्यू की नॉन स्टॉप बातें शुरू थी। वांग्क्यू एक्साइटमेंट में पूछ रही थी, डियर ग्रैंडफादर, क्या स्नो सच में हेक्सागोनल शेप का होता है?
दादाजी ने शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, स्नो बस कॉटन जैसा लगता है, वाइट, सॉफ्ट और ठंडा। फिर वो थोड़ा मुंह बनाते हुए बोले, टेस्ट वैसे सॉफ्ट आइस जैसा होता है, बट कुछ खास नहीं। वांग्यू की आंखें ही चमक गई। वाह, सुन के ही यम्मी लग रहा है। जैसे ही हम हाइपर मार्केट के एंट्रेंस पे पहुंचे, सबसे पहले दिखाई दिया बच्चों का प्लेग्राउंड। पूरे एरिया में क्रेजी एक्साइटमेंट फैली हुई थी। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और उनके पीछे थके हुए एडल्ट्स। कोई उनके साथ दौड़ रहा था तो कोई रेस्ट जोन में शांति ढूंढ रहा था। उस कलरफुल अम्यूजमेंट जोन ने सीधा यान वांग्यू का अटेंशन ग्रैब कर लिया। वो हर एक चीज को आंखों में भर कर देख रही थी। फेस पे क्लियर था कि शी रियली वांटेड टू गो इन। दादाजी ने तुरंत नोटिस किया और उसी एनर्जी में पूछा, क्यों अंदर खेलना है, मैं ले चलता हूँ। यान वांग्यू की आंखें चमक उठी, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आशैन के हाथ में था ना, तो सीधा उसने पूछ लिया, कहना है आशैन? इतनी इनोसेंस और ईगरनेस देख के मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और जैसा एक्सपेक्टेड था, यान कोंगशान ने बिना किसी ड्रामा के हाँ बोल दिया। सिर्फ इतना कहा, प्ले सेफ और डेंजरस राइड पे मत जाना। और बस क्यों खुश। दादाजी ने तो एकदम बचपना एक्टिवेट ही कर दिया। क्यों का हाथ पकड़ा और खुद ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और अब बचे मैं और यान कोंगशान। हाइपर मार्केट में सिर्फ हम दोनों रह गए। अब मुझे तो ऑनेस्टली कुछ खरीदना नहीं था, तो बस मैं उसके साथ साथ घूमता रहा। वो सीजनिंग सेक्शन में गया, एक बॉटल सोया सॉस उठाई, देखा, चेक किया और शॉपिंग कार्ट में डाल दिया और कैजुअली पूछा, सब कुछ रेडी है स्कूल के लिए? मैं तब तक ट्रॉली पे लीन कर रहा था, जैसे स्पाइन में ना थोड़ा दर्द हो। लेजी संडे मोड एक्टिवेटेड। बोला, हो गया, मैंने धीरे से कहा। फिर उसने एक और बॉटल कुकिंग वाइन उठाई और कार्ट में डाल ली और फिर बिना देखे कैजुअली बोल दिया, मैं उस दिन तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं थोड़ा पॉज हुआ, सीधा खड़ा हो गया और बोला, पापा कह रहे थे कि वो पिक करेंगे। मे बी पापा सच में कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर दादाजी ने डांटा होगा उन्हें। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने काफी बार मैसेजेस भेजे जो पहले कभी नहीं किया था उन्होंने। सच कहूँ तो मुझे अब उतना फर्क नहीं पड़ता। माँ हमेशा कहती थी वो एक अच्छे फादर नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरी माँ के साथ कभी कुछ बुरा भी नहीं किया। और मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहता कि दादाजी बीच में फंसे रहें। उनका बेटा है मेरा बाप और वो चाहते हैं कि हम दोनों का रिलेशन ठीक हो। यान कोंगशान ने बस एक छोटा सा ओह कहा, नो जजमेंट, नो रिग्रेट, और फिर वो स्नैक सेक्शन की तरफ बढ़ गया। मार्शमेलोज, चॉकलेट कप्स, स्ट्रॉबेरी स्टिक्स, सब वो चीजें ले रहा था जो यान वांग्यू को पसंद थी। एक एक करके बिना सोचे समझे सब कार्ट में डालता जा रहा था, एक केयरिंग रिस्पॉन्सिबल फादर की तरह। और तब मुझे अपने पापा याद आए। एक तरफ वो इंसान जिसे मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता, दूसरी तरफ ये इंसान जो छोटी छोटी चीजों में भी अपने परिवार का ध्यान रखता है। बस दिल के कोने में थोड़ी सी जेलोसी महसूस हुई। क्या हुआ? यान कोंगशान ने पूछा जब उसने देखा कि मैं उसे बस स्टेयर कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ हल्का सा अपना सर हिला दिया। ऑफ कोर्स मैं अपने मन की बात तो बोलने वाला था नहीं ना, बहुत हाइपोक्रिटिकल लगता। तो मैंने बोला, बस देख रहा हूँ कि कुछ और रह तो नहीं गया ना। एक बॉक्स बॉनबॉन उठाया शेल्फ से, थोड़ा घूरा, लगा शायद इतना टेस्टी नहीं होगा, और फिर वही हेसिटेशन, आखिर में वापस रख दिया। नया ट्राई करने का करेज ही नहीं हुआ। बचपन में जब माँ के साथ सुपरमार्केट जाता था ना, तब हर चीज एक्साइटिंग लगती थी, लेकिन फिर स्कूल, एग्जाम्स और ऑनलाइन शॉपिंग ने ये सब रिप्लेस कर दिया। और आज सालों बाद हाइपर मार्केट में आया हूँ तो शेल्फ्स में इतने सारे नए नए स्नैक्स देख के एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही थी। सॉल्ट एंड विनेगर चिप्स, लिची बिस्किट्स, और जब टी सेक्शन में पहुंचा तो मिला ग्रीन प्लम ओलोंग। ये क्या टेस्ट होगा, थोड़ा खट्टा या स्वीट? उस मोमेंट पे लग रहा था जैसे ग्रैंड व्यू गार्डन में एंट्री हो गई हो। हर चीज नई जगह की लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं सब चीजों को सिर्फ देखता रहा और क्वाइटली शेल्फ पर वापस रख देता। आखिर में सिर्फ एक टूथपेस्ट
और 2 कंफर्टेबल लुकिंग कॉटन सॉक्स लिए। थोड़ा बोरिंग लेकिन सेफ। जब चेकआउट हुआ तो पता चला दादाजी मोबाइल लेके गए ही नहीं थे। तो यांगकोंग शान ने बोला, तुम जाओ प्लेग्राउंड, उनको बोल दो कि रेडी हो जाएं। मैं भाग के चिल्ड्रंस पैराडाइज गया। वहाँ देखा यान वांग्क्यू एक ग्रुप के बीच में थी। वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी थी। दादाजी कुछ लोगों के साथ साइड में बैठे थे, हंस रहे थे, चिल्ड आउट वाइब्स। और बच्चे वो तो एक्साइटेड थे। एक छोटा लड़का पूछ रहा था, तुम चलती कैसे हो प्रोस्थेटिक के साथ? बहुत कूल लगता है क्या? प्रोस्थेटिक बढ़ते हैं क्या जब हम बड़े होते हैं? किसी ने बोला, मम्मी ने बोला ये बहुत महंगे होते हैं, सिर्फ स्पेशल लोगों को मिलता है। और तब यान वांग्क्यू ने कॉन्फिडेंस से अपना हाथ कमर पे रखा, छाती थोड़ी आगे की और एक पैर ब्लॉक पे टिकाया, अपना प्रोस्थेटिक लेग पूरा दिखाते हुए बोली, हाँ आई एम जस्ट दैट कूल। और सबके सवालों के आंसर्स एक एक करके दे रही थी। प्रोस्थेटिक ग्रो नहीं करता, रिप्लेस करना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मेरे पापा के पास पैसे हैं। बच्चे उसे एडमायरेशन से देख रहे थे। तभी एक छोटे लड़के ने पूछा, मैं टच कर सकता हूँ? लेकिन उसकी सिस्टर ने तुरंत मना कर दिया, बोली, नहीं ये एक लड़की का लेग है, लड़का कैसे टच करेगा? और फिर टर्निंग टू यान वांग्क्यू स्माइलिंग करके उसने खुद ही पूछा, पर मैं तो लड़की हूँ ना, तो मैं टच कर सकती हूँ? यान वांग्क्यू ने बिना झिझक के हाँ बोल दिया, एकदम जनरस, एकदम चिल। मैं थोड़ी देर उन्हें दूर से देखता रहा और उस मोमेंट में मन में एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे एक ग्लास स्वीट एंड सॉर लेमोनेड पी ली हो, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी। बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, सोचकर अजीब लगता है कि हम सब भी कभी ऐसे ही क्यूट थे और आज सब बड़े हो गए। तभी यान वांग्क्यू ने ऊपर देखा और जैसे ही उसने मुझे देखा, बिल्डिंग ब्लॉक से अपना पैर हटा लिया। मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर खेलूंगी, बाय बाय वेव किया और ग्रुप से निकलकर सीधा मेरी तरफ भागी। पीछे से बच्चे उसे अलविदा बोलने लगे और फिर सब अपने पेरेंट्स के पास चले गए। कुछ ही सेकंड्स में प्लेग्राउंड ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया। मैं उसे लेके दादाजी को ढूंढने गया और दूर से ही सुना, ये मेरा पोता है, देखा कितना स्मार्ट है, अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया है और एकदम टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, फ्यूचर का डिप्लोमेट बनेगा। वो लोगों को मेरे बारे में प्राउडली बता रहे थे और साइड बाय साइड अच्छी लड़की ढूंढने का भी पूछ रहे थे। उनके आसपास के लोग सर हिला रहे थे और दादाजी फुल ऑन कॉन्फिडेंट टोन में नेक्स्ट लाइन में ही बोल पड़े, वैसे कोई अच्छी लड़की हो तो इंट्रोड्यूस कर दो। मुझे लगा कहीं ब्लाइंड डेट ना फिक्स कर दे, इसलिए तुरंत आगे बढ़ के मैं ही बोला, दादाजी मैं आ गया। दादाजी थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ उठे, इतनी जल्दी शॉपिंग कर ली? जल्दी? दादाजी 1 घंटा हो गया, अगर आप ऐसे ही बातें करते रहे तो सुपरमार्केट बंद हो जाता। उन्होंने घड़ी देखी और बोला, कहा अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। जब एग्जिट पे पहुंचे तो यांगकोंग शान ऑलरेडी वहाँ खड़ा था, हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स के साथ में। मैं आगे बढ़ के एक बैग लेने लगा, लेकिन उसने धीरे से साइड स्टेप करके मुझे मना कर दिया, बोला, नो नीड टू। मैंने उसके चेहरे को देखा, पता चल गया जब वो ऐसे डिसीजन ले तो उससे आर्ग्यू करना बेकार होता है। कभी कभी उसकी ये जिद भी ना क्यूट लगती है, पर लगा कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैंने धीरे से उसे बता दिया कि चिंता मत करो, दादाजी सिर्फ मजाक कर रहे थे। अगर उन्होंने मेरे लिए ब्लाइंड डेट सेट भी कर ली ना तो मैं जाऊंगा ही नहीं। सुपरमार्केट के बाहर एक आइस स्टॉल लगा था। छोटी छोटी प्लास्टिक बाउल्स में हैंड शेप्ड आइस प्लस कलरफुल जैम्स डाले जा रहे थे। 5 रुपए पर बाउल और एकदम क्राउडेड विद किड्स। जब से दादाजी ने स्नो का डिस्क्रिप्शन दिया था ना, तब से यान वांग्क्यू का मन कर रहा था उसे ट्राई करने का, और मुझे लग रहा था कि दादाजी का भी मन कर रहा है। वो आइस स्टॉल को देखते हुए निकलते जा रहे थे। आखिर में दादाजी ने पैसे दिए और आइस ले लिया। 2 बाउल्स लिए गए, एक में स्ट्रॉबेरी जैम, दूसरे में पाइनएप्पल। दादाजी और वांग्क्यू दोनों बर्फ से कांप रहे थे, लेकिन खाना बंद नहीं कर पा रहे थे। आइस स्क्वीज शट, चेहरे रेड, फिर भी स्पून चलते जा रहे थे। उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड का सीन हो, और मुझे लगा ये मोमेंट कैप्चर करने लायक है।
आशैन यानी यान कॉन्ग शैन ने गाड़ी सीधा ग्रैंडफादर के घर के सामने ही रोकी। मेरी तो बस 2 छोटी चीजें थी, टूथपेस्ट और 2 पेयर कॉटन सॉक्स। मैं सोच रहा था कि गाड़ी से खुद ही ट्रंक से निकाल लूंगा, पर जैसे ही मैंने पूछा, आशैन भी मेरे पीछे ही आ गया। उसने बिना कुछ बोले एक बड़ा शॉपिंग बैग निकाला और सीधा मेरे हाथ में दे दिया। उस वेट और वॉल्यूम से ही समझ आया कि ये सिर्फ 2 पेयर ऑफ सॉक्स और टूथपेस्ट तो नहीं हो सकता। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज था और उसने बिना कुछ पूछे वो बैग मेरे हाथ में रखा और सीधा चला गया, जैसे ये पूरी छोटी सी गेस्चर बिना बताए ही कुछ कह गई हो। मैंने बैग के अंदर झांका और सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ बोला, अरे वाह, इतने सारे स्नैक्स। मैं चुप था क्योंकि मैंने तो ये स्नैक्स लिए ही नहीं थे। मैं तो और ज्यादा शॉक में था। नीचे देखा तो अंदर वही चीजें थी जो मैं सुपरमार्केट में सिर्फ देख देख कर वापस रख रहा था। सॉल्ट एंड विनेगर चिप्स, बॉन चॉकलेट्स और वो ग्रीन प्लम उलांग टी। वही चीजें जो सिर्फ एक मोमेंट के लिए चाहिए लगी थी, पर फिर सोचा था कि नहीं, जरूरत नहीं, और आशैन ने सब ले लिया था। मेरे लिप्स थोड़े मूव हुए। इतना कुछ बोलना था उस मोमेंट में, पर दादाजी और क्यू के प्रेजेंस में सिर्फ 2 शब्द निकले, वो भी थोड़े ट्रेमलिंग टोन में, थैंक यू। आशैन के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आई। उसने हाथ उठाया जैसे मेरे बालों को रब करने वाला हो, पर फिर याद आया कि हम अकेले नहीं हैं और हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया। फिर उसने बस कैजुअली इतना ही पूछा, एक कैजुअल सा पर डीप मीनिंग वाला क्वेश्चन, शाम को आओगे ना? मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आज नहीं जाऊंगा, पर उसके पूछने का तरीका ही ऐसा था कि मना करना मुश्किल था। तो सिर्फ थोड़ा स्माइल करके मैंने बोला, या मैं आता हूँ बाद में। मैं दादाजी के साथ अंदर लौट आया। दादाजी सीधा टीवी के आगे बैठ गए और मैं लो वॉइस में गाना हम करते हुए बैग के अंदर के स्नैक्स निकालने लगा। टेबल पर सब कुछ एक एक करके रखा और टेस्ट करने लगा जैसे एक छोटा रिव्यूअर हूँ। सॉल्ट एंड विनेगर चिप्स, उफ, थोड़ा ज्यादा ही सॉर बट एडिक्टिव। बॉन चॉकलेट, टू रिच, मुझे पसंद नहीं आई। लीची बिस्किट्स, स्वीट बट लाइट और बहुत टेस्टी। और फाइनली ग्रीन प्लम उलांग टी, न ज्यादा खट्टा न मीठा, बस एक फ्रेश प्लम की सॉफ्ट फ्रेगनेंस और स्मूथ टेस्ट। स्नैक्स टेबल पर भरा हुआ था और मेरा मुंह मिक्स्ड फ्लेवर से, स्वीट, सॉल्टी, सॉर, पर दिल के अंदर सिर्फ एक ही टेस्ट था, मीठा, जैसे पूरा दिल एक हनी जार में डूब गया हो। अगला दिन रजिस्ट्रेशन का था, वही दिन जब मेरा इंटर्नशिप फेज ऑफिशियली खत्म होने वाला था और मैं बन जाता एक रेगुलर एम्प्लॉय। इतना बड़ा माइलस्टोन, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन चल रहा था, यान कॉन्ग शैन के मूड वैल्यू को ट्रैक करना। और सच बताऊं तो 24 घंटे तक बिना उसको किस किए रहना मुश्किल होता जा रहा था। अगर मैं एंशिएंट चाइना में होता ना, तो डेफिनेटली एक बेवकूफ राजा बन जाता जो अपने पोमेरियन के लिए हर रिडिकुलस काम करने को रेडी था। लेकिन यहाँ तो पोमेरियन के नाम पे यान कॉन्ग शैन था ना। डाबाई और आरबाई को मैंने ग्रीन प्लम आइलैंड छोड़ने के पहले बुक स्टोर में छोड़ दिया था। वेंडिंग ने बताया दोनों कैट स्टोर में सुपर पॉपुलर हो गए हैं। गर्ल्स उन्हें देखते ही रुक नहीं पाती। फोटोज, हग्स और चीक किसेस सब कुछ मिलता है उन्हें। मुझे लगता है कि वो दोनों अब उस बुक स्टोर के ऑफिशियल मैस्कॉट्स बनने वाले हैं। रात में जब पैकिंग खत्म कर रहा था, मैंने लगेज के अंदर लास्ट चेक किया। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फोन तो ले जा नहीं सकते, तो बस स्पिरिचुअल फूड ले जाना जरूरी था। सो मैंने वो 2 किताबें पैक की जो यान कॉन्ग शैन ने मुझे गिफ्ट की थी। पता नहीं क्यों, बस एक इमोशनल अटैचमेंट था उनमें। डिनर के बाद जैसा रूटीन है, मैं यान कॉन्ग शैन के घर गया। यान वानक्यू को पता था कि मैं कल जा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रोते रोते उसने मुझे गले लगाया और छोड़ने से इनकार ही कर दिया। चाहे वो कितनी भी स्मार्ट हो, पर अभी भी सिर्फ 5 साल की तो थी और उसके लिए अलविदा कहना आसान नहीं है। मुझे उससे वादा करना पड़ा कि हर हफ्ते आऊंगा मिलने और जब भी टाइम मिलेगा कॉल भी करूंगा। तब जाके उसके ऊपर का सैड ब्लू ऑरा थोड़ा हल्का हुआ। रोते रोते थक गई थी तो बोली, आंखें दुख रही है, मुझे सोना है। यान कॉन्ग शैन ने उसे उठा के सुला दिया और 5 मिनट में वापस नीचे आ गया। टाइम देखा तो अभी 10 नहीं बजे थे, मतलब थोड़ा और रुक सकता हूँ। कोक पियोगे? यान कॉन्ग शैन ने फ्रिज खोलते हुए मुझसे पूछा।
मैंने एक कैन ऑलरेडी पी ली थी और स्टमक थोड़ा फुल लग रहा था, तो मैंने कैजुअली पूछा, आइसक्रीम है क्या? उसने फ्रीजर चेक किया और मुझे एक सॉल्टेड आइस पॉप पकड़ा दिया। खुद एक आइस कोल्ड बियर लेके सोफे पे बैठा और टीवी पे फुटबॉल मैच लगा दिया। मैंने पॉप्सिकल का रैपर खोला, एक बाइट ली और थोड़ा मैच देखा। फिर धीरे से मेरी नजर वापस उस पे जाकर रुक गई। यान कोंगशैन शांत, कंपोस्ट, सटल सी बियर सिप करता हुआ। यान कोंगशैन सोफे पे बैठा हुआ था, आंखों से टीवी स्क्रीन देख रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसे फील हो गया कि मैं उसे देख रहा हूँ। उसने बियर उठाई, लिप्स तक ले गया, पर नजर सीधा मुझ पे टिक गई। क्या देख रहे हो? उसने कैजुअली पूछा। मैं कॉफी टेबल पर झुक गया और उसे रिमाइंड कराया, कल मैं जा रहा हूँ। उसने एक मोमेंट तक मुझे देखा, फिर से टीवी की तरफ देखने लगा। बियर का एक सिप लिया, जैसे कोई ओल्ड डीवीडी हो जिसकी वॉइस सिंक आउट हो गई हो, और फाइनली धीरे से एक बस इतना ही। मैंने एक ही बाइट में पॉप्सिकल का टुकड़ा तोड़ लिया। थोड़ा अनॉयड टोन में बोला, तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? टीवी पे मैच चल रहा था, कमेंटेटर की आवाज फुल जोश में थी। एक टीम गोल के बिल्कुल करीब थी, पर गोलकीपर ने उसे रोका और मैच फिर से स्टेलमेट में चला गया। उसने बिना आंख हिलाए जवाब दिया, बी केयरफुल। आर यू सीरियस? मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। पॉप्सिकल हाथ में लेके सीधा उसके पास ही जाके बैठ गया। गेम अपने पीक पे था, लेकिन मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे अटका हुआ था, मैं रेगुलर बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा ना? इंटर्नशिप के बाद मैं यहीं रह पाऊंगा या नहीं?